नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के इतिहास की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जिसका इस्तेमाल शायद हम सब करते हैं, अक्सर शायद सोचते भी नहीं। विकिपीडिया। हाँ बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है तो। सही कहा। तो हमारे पास स्रोत के तौर पर विकिपीडिया के इतिहास पर एक काफी विस्तृत लेख है। ये इसकी शुरुआत से लेकर आज तक के उतार चढ़ाव सब कुछ दिखाता है। जी, काफी लंबा सफर रहा इसका। हमारा मकसद है कि इस जानकारी के भंडार से कुछ सबसे जरूरी और शायद हैरान करने वाली बातें निकालें, समझें कि ये बना कैसे और इतना प्रभावशाली क्यों है। हाँ, कोशिश करते हैं इसके मुख्य पहलुओं को छूने की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये पता है कि विकिपीडिया की शुरुआत असल में न्यूपीडिया नाम के एक बहुत ज्यादा व्यवस्थित, मतलब विशेषज्ञों वाले ऑनलाइन विश्वकोश के साइड प्रोजेक्ट के तौर पे हुई थी। अरे हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये साइड प्रोजेक्ट इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि इसने अपने मुख्य प्रोजेक्ट को ही पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, ये अपने आप में एक कहानी है। हाँ, वैसे ये विचार कि दुनिया का सारा ज्ञान एक जगह हो, ये कोई नया तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सदियों पुराना सपना है। जैसे प्राचीन पुस्तकालय, अलेक्जेंड्रिया, पर्गमम। हाँ, और फिर 18वीं सदी में दिदरों का फ्रांसीसी विश्वकोश, बाद में H.G. वेल्स, वनेवर बुश, इन सब ने तकनीक की मदद से ऐसे विश्वकोश की कल्पना की थी। लेकिन कल्पना से हकीकत तक का सफर वो सीधा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन विश्वकोश का एक शुरुआती आइडिया तो 1993 में रिक गेट्स ने इंटरपीडिया के रूप में दिया था, पर वो चला नहीं। हाँ, वो उतना सफल नहीं हो पाया। फिर 1998 में रिचर्ड स्टॉलमैन, जो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट वाले हैं, उन्होंने एक स्वतंत्र सार्वभौमिक विश्वकोश का विचार रखा। और उनकी सबसे खास बात क्या थी? कि कोई केंद्रीय संगठन इसे कंट्रोल नहीं करेगा। हाँ, ये विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया। ये उस जमाने के माइक्रोसॉफ्ट इनकाटा या ब्रिटानिका जैसे टॉप डाउन मॉडल से बिल्कुल अलग था। अच्छा। और यही विकेंद्रीकरण बाद में विकिपीडिया की, आप कह सकते हैं, आत्मा बना। और दिलचस्प बात यह है कि जिमी वेल्स, जो सह संस्थापक माने जाते हैं, वो स्टॉलमैन के विचारों और साथ ही ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेक के काम से बहुत प्रभावित थे। हायेक वो किस लिए जाने जाते हैं? हायेक का मानना था कि ज्ञान समाज में बिखरा होता है, मतलब सेंट्रलाइज नहीं होता, और सबसे अच्छे निर्णय वही लोग ले सकते हैं जिनके पास स्थानीय जानकारी हो, न कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी। अच्छा, तो ये विचार विकिपीडिया के मॉडल की नींव में है। बिल्कुल, कि ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, किसी एक विशेषज्ञ के पास सारा ज्ञान नहीं होता। तो कहानी असल में शुरू होती है मार्च 2000 में न्यूपीडिया से। हाँ, न्यूपीडिया। जिमी वेल्स ने शुरू किया, उनकी कंपनी बॉम्बिस ने पैसा लगाया और लैरी सैंगर इसके मुख्य संपादक बने। जी। लक्ष्य था विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए उच्च गुणवत्ता वाले लेख बनाना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट। हाँ, कागज पर तो बढ़िया था, लेकिन एक दिक्कत थी, रफ्तार। बहुत बड़ी दिक्कत। न्यूपीडिया की जो समीक्षा प्रक्रिया थी वो इतनी जटिल और धीमी थी कि पहले पूरे साल में सिर्फ 12 लेख ही छप पाए। सोचिए जरा, एक साल में 12 लेख, ये तो मतलब बहुत ही निराशाजनक था। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो यहां से चीजें दिलचस्प होती हैं। न्यूपीडिया की इस धीमी गति से परेशान होकर लैरी सेंगर की मुलाकात जनवरी 2001 में बेन कोविट्स नाम के एक प्रोग्रामर से हुई। अच्छा। कोविट्स ने उन्हें विकी से बारे में बताया। ये वॉर्ड कनिंघम के विकी वेब पर आधारित एक तकनीक थी जिससे कोई भी वेब पेज को आसानी से एडिट कर सकता था। कोई भी, मतलब कोई भी पाठक? हाँ, यही तो क्रांतिकारी बात थी उस वक्त। एक वेबसाइट जिसे उसके पाठक ही बदल सके। तो सैंगर को इसमें हल दिखा? बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये न्यूपीडिया की समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक विकी बनाया जाए जो न्यूपीडिया के लिए लेख तैयार करने में मदद करे, एक तरह का फीडर प्रोजेक्ट। मतलब लोग जल्दी जल्दी ड्राफ्ट लिखें, फिर उसे न्यूपीडिया की प्रक्रिया से गुजारा जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्होंने न्यूपीडिया की मेलिंग लिस्ट पर लिखा भी, चलो एक विकी बनाते हैं। तो वेल्स मान गए? हाँ, वेल्स सहमत हुए और 10 जनवरी 2001 को न्यूपीडिया की साइट पर एक विकी शुरू भी कर दिया गया। लेकिन फिर दिक्कत आई। जी, न्यूपीडिया का जो सलाहकार बोर्ड था, उसमें कई लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया। क्यों? क्या चिंता थी उन्हें? मुख्य चिंता वही थी, गुणवत्ता। अगर कोई भी एडिट कर सकेगा तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, गलत जानकारी फैल सकती है। ये चिंता तो जायज थी। हाँ, और इसी हिचकिचाहट की वजह से फैसला हुआ कि इस विकी को न्यूपीडिया से अलग कर दिया जाए। अच्छा, तो ये अलग हो गया? हाँ, 15 जनवरी 2001 को wikipedia.com डोमेन पर एक नया स्वतंत्र प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। 15 जनवरी 2001,
तो यही है विकिपीडिया का जन्मदिन। बिल्कुल, जिसे आज विकिपीडिया डे कहते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूपीडिया की अपनी सीमाओं ने ही विकिपीडिया को जन्म दिया। वाह। अच्छा, कहते हैं वेल्स ने पहला संपादन हेलो वर्ल्ड किया था। हाँ, ये कहा जाता है, लेकिन जो पहला संपादन रिकवर हुआ है वो है दिस इज द न्यू विकिपीडिया। शुरुआत तो धीमी रही होगी। हाँ, शुरू में ट्रैफिक कम था, लेकिन फिर /.jc टेक्स्ट साइट स्पेस का जिक्र हुआ, गूगल से ट्रैफिक आने लगा। और फिर वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाला लेख। हाँ, सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा और उससे विकिपीडिया ज्यादा लोगों की नजर में आ गया। और ये सिर्फ अंग्रेजी में नहीं रहा, है ना? ये बहुत तेजी से फैला। बहुत तेजी से। पहला गैर अंग्रेजी संस्करण जर्मन विकिपीडिया तो मार्च 2001 में ही शुरू हो गया था। अरे वाह, अंग्रेजी के शुरू होने के बस 2 महीने बाद। हाँ, और उसकी कुछ ही घंटों बाद कैटलिन संस्करण, फिर तो लाइन लग गई। फ्रेंच, चीनी, डच, इतालवी, रूसी, स्पेनिश, स्वीडिश, जापानी भी शुरुआत में रोमन लिपि में था। ये दिलचस्प है। जी। और ये अंतर्राष्ट्रीयकरण का आंकड़ा देखिए, जनवरी 2002 में करीब 90% लेख अंग्रेजी में थे। और फिर सिर्फ 2 साल बाद जनवरी 2004 तक यह आंकड़ा 50% से कम हो गया। 50% से कम। और आज तो लगभग 90% विकिपीडिया लेख गैर अंग्रेजी संस्करणों में हैं। 90%? ये तो कमाल है। हाँ, अकेले अंग्रेजी विकिपीडिया में 7 मिलियन से ज्यादा लेख हैं, पर वो कुल का सिर्फ 10% है। ये दिखाता है कि विकिपीडिया सही मायने में एक ग्लोबल और बहुभाषी प्रोजेक्ट बन गया है। हर भाषा का समुदाय अपना ज्ञान बना रहा है। बिल्कुल। अच्छा, 2002 विकिपीडिया के लिए एक मुश्किल साल भी था। .com बबल फटा, बॉमिस ने फंडिंग रोक दी। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। फंडिंग रुक गई और उसी समय लैरी सैंगर ने भी प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उनकी और वेल्स के बीच कुछ मतभेद भी थे शायद, प्रबंधन को लेकर। हाँ, प्रबंधन और विशेषज्ञों की भूमिका को लेकर उनके विचार अलग-अलग थे। तो सैंगर के जाने के बाद क्या हुआ? विकिपीडिया कैसे चला? बिना फंडिंग, बिना मुख्य संपादक के? यहीं पर विकिपीडिया का जो समुदाय संचालित मॉडल है वो और मजबूत हुआ। वेल्स ने संपादकों द्वारा स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नेंस पर जोर दिया। नियम और नीतियां समुदाय खुद बनाने लगा। हाँ, ज्यादातर। वैसे सैंगर ने बाद में 2006 में सिटीजेंडियम नाम का एक अलग प्रोजेक्ट शुरू किया था। अच्छा, वो कैसा था? उसका मॉडल अलग था। उसमें असली नाम इस्तेमाल करने और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन पर ज्यादा जोर था। विकिपीडिया के ज्यादा खुले मॉडल से थोड़ा अलग रास्ता था वो। अब विकिपीडिया के सफर में कई मील के पत्थर आए। अगर हम साल दर साल ना देखकर कुछ अहम घटनाएं और उनके मतलब पर फोकस करें तो? हाँ, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि वही घटनाएं बताती हैं कि विकिपीडिया कैसे बदला और क्यों बदला। तो शुरुआती कुछ साल तो तेज ग्रोथ के थे। बिल्कुल। 2003 में देखिए, अंग्रेजी में 1 लाख लेख पूरे हुए। उसी साल विकिमीडिया फाउंडेशन बना। हाँ, वो गैर लाभकारी संस्था जो आज इसे चलाती है। और वो पहेली वाला लोगो भी 2003 में ही आया। और 2004 तक तो दुनिया भर में 1 मिलियन लेख हो गए थे, 100 से ज्यादा भाषाओं में। जी हाँ, और उसी साल विकिमीडिया कॉमन्स भी बना। कॉमन्स, हाँ, वो जहां सारी तस्वीरें और मीडिया फाइल्स होती हैं। बिल्कुल, सभी भाषाओं के विकिपीडिया के लिए एक साझा भंडार। ये सहयोग के लिए बहुत बड़ा कदम था। लेकिन ये सफर सिर्फ कामयाबी का नहीं था। 2005 की सीगन-थैलर घटना, वो एक बड़ा झटका था, है ना? हाँ, वो एक, आप कह सकते हैं, वेकअप कॉल था। एक जाने माने पत्रकार जॉन सीगन-थैलर के बारे में एक झूठी और अपमानजनक जीवनी महीनों तक विकिपीडिया पर बनी रही। किसी का ध्यान ही नहीं गया। महीनों तक? हाँ, जब ये बात सामने आई तो विकिपीडिया की विश्वसनीयता पर बहुत गंभीर सवाल उठे। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, इसने विकिपीडिया के खुले मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दी। कि कोई भी कुछ भी लिख सकता है, तो गलत जानकारी को कैसे रोकें? बिल्कुल। तो इसके जवाब में क्या हुआ? इसके बाद विकिपीडिया ने अपनी नीतियों और टूल्स को मजबूत करना शुरू किया। जैसे चेक यूजर जैसे टूल आए, जिनसे नकली या शरारती अकाउंट्स का पता लगाया जा सके। कुछ पेजों के लिए सेमी प्रोटेक्शन लागू हुआ। मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड या अनुभवी यूजर ही एडिट कर सकते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी, जीवित लोगों की जीवनी यानी BLP पॉलिसी बहुत सख्त बनाई गई। BLP, बायोग्राफीज ऑफ लिविंग पर्सन्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नीति है कि जीवित लोगों के बारे में, खासकर नेगेटिव या विवादास्पद जानकारी के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी और भरोसेमंद स्रोत जरूरी है। सही है, ये नीतियां आज भी बहुत अहम हैं। पर विवाद तो इसके बाद भी हुए। 2006 में वो अमेरिकी कांग्रेस वाला मामला,
स्टाफ अपने बॉस की जीवनी चमका रहे थे। हाँ, वो भी सामने आया। और 2007 का एसजे विवाद, हाँ, वो एडमिन जिसने अपनी पहचान और क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोला था। ये घटनाएं बार बार यही दिखाती हैं कि विकिपीडिया को लगातार उस संतुलन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खुलापन बनाम विश्वसनीयता। हितों का टकराव, गुमनामी, ये सब मुद्दे बार बार आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर ऐसी घटना से विकिपीडिया ने कुछ सीखा और अपने प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की। और तकनीकी तौर पे भी बदलाव आ रहे थे। आपने बताया यूज मोड विकी से शुरू हुआ, फिर मीडिया विकी पर आया। ये मीडिया विकी इतना जरूरी क्यों था? मीडिया विकी बहुत बड़ा अपग्रेड था। ये PHP में लिखा सॉफ्टवेयर है जिसे खास विकिपीडिया के लिए ही बनाया गया था। इसने श्रेणियां, टेम्पलेट्स जैसी चीजें मुमकिन की, जिनसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो गया। और बाद में वो विजुअल एडिटर भी आया, जिससे बिना कोडिंग के एडिट कर सकें। हाँ, विजुअल एडिटर ने नए लोगों के लिए योगदान देना आसान बना दिया। बॉट्स का इस्तेमाल भी बढ़ा, हालांकि उन पर विवाद भी हुए। हाँ, वो अमेरिकी जनगणना डेटा से हजारों लेख बनाने वाला मामला। जी, उस पर काफी बहस हुई थी कि क्या ये सही तरीका है लेख बनाने का। विकिपीडिया का असर सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा। 2012 का वो SOPPIPA ब्लैकआउट, वो क्या था? हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पल था। अमेरिका में 2 कानून प्रस्तावित थे, सोपा और पीपा। कहने को तो ये ऑनलाइन पायरेसी रोकने के लिए थे, लेकिन डर था कि ये सेंसरशिप का हथियार बन सकते हैं। बिल्कुल। विकिमीडिया और कई इंटरनेट एक्टिविस्ट्स को लगा कि ये इंटरनेट की आज़ादी के लिए खतरा है। तो इसके विरोध में अंग्रेजी विकिपीडिया ने 24 घंटे के लिए खुद को बंद कर दिया, एक ब्लैकआउट। पूरी साइट बंद कर दी। हाँ, इस कदम ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और उन बिलों के खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि विकिपीडिया समुदाय सिर्फ लेख लिखने वाला समूह नहीं है, वो इंटरनेट स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर आवाज भी उठा सकता है। और उसी दौरान विकिडेटा भी लॉन्च हुआ। ये क्या चीज है? विकिडेटा 2012 में शुरू हुआ। इसे आप सभी विकिपीडिया भाषाओं के लिए सेंट्रल डेटाबेस समझ सकते हैं, तथ्यों का डेटाबेस। जैसे किसी की जन्म तिथि या किसी शहर की आबादी। हाँ, ये जानकारी विकिडेटा में एक जगह रखी जाती है और सभी भाषा के विकिपीडिया लेख इसे वहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो अपडेट करना आसान हो गया होगा। बिल्कुल, और भाषाओं के बीच जुड़ाव भी बढ़ा। ये डेटा को मशीन रीडेबल भी बनाता है, जिसके भविष्य में और भी उपयोग हो सकते हैं। हाल के सालों में AI एक नई चुनौती बनकर उभरा है, और सेंसरशिप के मुद्दे भी। हाँ, दोनों ही। चीन और तुर्की जैसे देशों ने विकिपीडिया को ब्लॉक किया, जो सूचना तक पहुंच के अधिकार का हनन है। और AI का क्या असर हो रहा है? ChatGPT वगैरह? उनके आने से नए सवाल खड़े हुए हैं। क्या AI का इस्तेमाल लेख लिखने में होना चाहिए? अगर हाँ, तो क्वालिटी और सटीकता कैसे पक्की होगी? इस पर समुदाय में जोरदार बहस चल रही है। और वो नया डेस्कटॉप इंटरफेस भी आया था 2023 में, जिस पर कुछ विवाद हुआ। हाँ, वेक्टर 2022। कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया। ये दिखाता है कि इतने बड़े समुदाय में कोई भी बदलाव लाना आसान नहीं होता। ये सब विकिपीडिया के लगातार चलने वाले विकास और अनुकूलन का हिस्सा है। तो ये सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा, बल्कि लगातार बदल भी रहा है, अंदर से भी और बाहर की दुनिया के दबावों के जवाब में भी। सही कहा आपने। इसकी आंतरिक संरचना भी समय के साथ विकसित हुई है। तटस्थ दृष्टिकोण यानी NPOV जैसी नीतियां शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। NPOV, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब निष्पक्ष रहना। हाँ, कि लेखों को बिना किसी तरफ झुके सभी जरूरी दृष्टिकोणों को दिखाते हुए लिखा जाना चाहिए। विषयों पर सहयोग के लिए विकी प्रोजेक्ट्स बने और विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता समिति ऑर्बकॉम जैसी संस्थाएं बनी। ये सब मिलकर इसे चलाते हैं। हाँ, ये सब मिलकर इस विशाल विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट को चलाने में मदद करते हैं। हालांकि ये प्रक्रियाएं हमेशा परफेक्ट नहीं होती। समाज पर इसका असर कैसा रहा है? क्या लोग इसे भरोसेमंद मानते हैं? असर तो बहुत बड़ा है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइटों में से एक है। यहाँ तक कि अदालतों और सरकारी दफ्तरों ने भी कभी-कभी इसका हवाला दिया है। शिक्षा में इसका क्या रोल है? वो थोड़ा मिला जुला है। कुछ शिक्षक इसे शुरुआती जानकारी के लिए ठीक मानते हैं, पर कई इसे अकादमिक काम के लिए अविश्वसनीय मानते हुए छात्रों को इसके इस्तेमाल से मना करते हैं। और विश्वसनीयता पर वो बहस तो चलती रहती है। नेचर पत्रिका का वो अध्ययन याद है जिसने कहा था कि विकिपीडिया ब्रिटानिका जितना ही सटीक है? हाँ, 2005 का वो नेचर स्टडी काफी मशहूर हुआ था। उसने कुछ वैज्ञानिक लेखों की तुलना की और पाया कि गलतियां लगभग बराबर थीं। विकिपीडिया में औसतन 4, ब्रिटानिका में 3 प्रतिलेख। तो नेचर ने कहा कि दोनों तुलनीय हैं।
हाँ, लेकिन ब्रिटानिका ने स्टडी के तरीकों की बहुत आलोचना की और इसे खारिज कर दिया। ये बहस दिखाती है कि विकिपीडिया की सटीकता का मुद्दा कितना पेचीदा है। बर्बरता, झूठी जानकारी, पक्षपात, ये चुनौतियां तो आज भी होंगी। बिल्कुल, ये लगातार बनी हुई चुनौतियां हैं। कानूनी तौर पर विकिपीडिया की क्या स्थिति है? अगर कोई गलत जानकारी डाल दे तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, ज्यादातर देशों में, जैसे अमेरिका में सेक्शन 230 कानून है, उसके तहत विकिमीडिया फाउंडेशन को एक सेवा प्रदाता माना जाता है, सामग्री प्रदाता नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो सीधे तौर पर यूजर्स द्वारा डाली गई सामग्री के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अगर उन्हें किसी अवैध सामग्री के बारे में बताया जाता है तो उन्हें उसे हटाने के लिए कार्रवाई करनी होती है। तो ये कानूनी सुरक्षा जरूरी है इसके लिए? बहुत जरूरी है। इसके बिना शायद विकिपीडिया जैसा प्लेटफॉर्म चल ही नहीं पाता। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। सह संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स या लैरी सैंगर, या दोनों? इस पर भी कुछ विवाद है शायद। हाँ, ये एक दिलचस्प और थोड़ा विवादास्पद सवाल रहा है। शुरुआत में, मतलब 2001-2002 के आसपास, प्रेस और खुद वेल्स भी अक्सर दोनों को सह संस्थापक बताते थे। सैंगर की भूमिका क्या थी? सैंगर ने न्यूपीडिया का संपादन किया, विकिपीडिया नाम सुझाया, शुरुआती नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाई। वेल्स ने आइडिया दिया और शुरुआती फंडिंग की। तो फिर विवाद क्यों हुआ? बाद में, खासकर 2005-06 के बाद, जब सैंगर ने विकिपीडिया की आलोचना शुरू की और अपना अलग प्रोजेक्ट सिटीजन डीएम लॉन्च किया, तब वेल्स ने सैंगर के सह संस्थापक होने के दावे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और सैंगर? सैंगर अपनी भूमिका पर जोर देते रहे हैं। ये दिखाता है कि इतिहास का वर्णन भी कैसे समय, नजरिए और बाद के रिश्तों से प्रभावित हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे न्यूपीडिया की धीमी गति से जन्मा एक साइड प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा बहुभाषी सहयोगी ज्ञान कोश बन गया। जी, ये सफर तकनीकी खोजों, लाखों स्वयं सेवकों के जुनून और हाँ, विवादों और चुनौतियों से भरा रहा है। आज ये करोड़ों लेखों और अरबों विचारों वाला एक वैश्विक मंच है। इस सब का निचोड़ क्या निकाल सकते हैं हम? देखिए, विकिपीडिया की कहानी हमें कई चीजें सिखाती हैं। पहली तो ये कि खुलेपन और सहयोग में कितनी शक्ति है। कैसे बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के दुनिया भर के लोग मिलकर ज्ञान का इतना बड़ा भंडार बना सकते हैं। हाँ, ये तो वाकई कमाल है। लेकिन साथ ही ये विश्वसनीयता, क्वालिटी कंट्रोल और गलत इस्तेमाल से निपटने की लगातार चलने वाली चुनौतियों को भी दिखाती है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि ज्ञान का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें बहस, सुधार, विकास सब शामिल हैं। इसका सांस्कृतिक असर भी बहुत गहरा है। निर्विवाद रूप से, ये सिर्फ जानकारी पाने की जगह नहीं है। ये दिखाता है कि सामूहिक प्रयास से ज्ञान को कैसे लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। विकिपीडिया, जो स्वयंसेवकों के विकेंद्रीकृत, अक्सर गुमनाम ज्ञान पर इतना निर्भर है, ये हमें सूचना के भविष्य और सत्य की लगातार बदलती प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? खासकर आज के दौर में जब एआई से बनी सामग्री इतनी तेजी से बढ़ रही है। हाँ, और ये तय करना और भी मुश्किल होता जा रहा है कि क्या भरोसेमंद है और क्या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विकिपीडिया का मॉडल इस नई चुनौती का सामना कैसे करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर जरूर सोचना चाहिए।